नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है महाजनपद। क्या नाम है मेरे बच्चों? महाजनपद। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद। तो आइए महाजनपद से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में कुल महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। तो कितने महाजनपद थे प्राचीन भारत में? संख्या याद करेंगे 16। अच्छा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे? तो हम बताएंगे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इनसे हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है उसका नाम है मगध। तो देखिए, आपसे पूछेंगे बताइए सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो आप बताएंगे मगध सबसे प्राचीन शक्तिशाली एक महाजनपद है। तो आइए आज हम इन 16 महाजनपद में से जिस महाजनपद की चर्चा करते हैं उसका नाम है मगध। तो यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस मगध के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस मगध में कुल कितने राजवंश है? तो 4। तो इस मगध में राज करने वाले 4 वंश हैं। अब 4 वंश का क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहला वंश जो यहां बना उसका नाम है वृहदत्त वंश। दूसरा देखिए, फिर आता है हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक। नंबर 3 पर आता है शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग। और नंबर 4 पर आता है जिसका नाम है नंद वंश। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मगध में राज करने वाले 4 वंश है और चारों वंश का एक क्रम है। सबसे पहले वृहदत्त, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग और फिर नंद वंश। तो आपसे पूछेंगे बताइए मगध का सबसे प्राचीन वंश। तो आप आंसर क्या देंगे? वृहदत्त वंश। और आपसे पूछेंगे मगध की सबसे प्राचीन राजधानी बताइए। तो सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी है? राजगृह। अगर राजगृह नहीं हो तो आप गृहभज्ज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे प्राचीन राजधानी और सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? वृहदत्त। तो इस वृहदत्त के बाद कौन सा आता है? हर्यक वंश। तो आइए इस हर्यक वंश से कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो अगला वंश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? हर्यक वंश। तो आइए इस हर्यक वंश पर आपसे क्या पूछते हैं। देखिए, इस हर्यक वंश में एक शासक है जिसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। एक इसमें आएंगे अजातशत्रु। कौन आएंगे? अजातशत्रु। तीसरे एक है उदयन। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? उदयन। तो ये 3 शासक है इस हर्यक वंश में। तो आपसे पूछेंगे हर्यक वंश का संस्थापक बताइए। तो आप बताएंगे बिंबिसार। कौन बताएंगे? बिंबिसार। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंदुसार अलग है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंदुसार ये मौर्य साम्राज्य में है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। यहां है बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक है। तो एक आप ये याद रखेंगे। और बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी है? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और इनके समय एक राजवेद होता था जिस राजवेद का नाम है जीवक। तो जीवक कौन था? एक राजवेद था जो इनके समय था।
आइए नंबर 2 देखिए, अजातशत्रु। ये जो अजातशत्रु है इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन, या मैं कह दूं प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, राजगृह में हुई थी। और करने वाले कौन थे? अजातशत्रु के समय। एक तीसरे शासक आते हैं उदयी। तो नंबर 3 पर यह भी किससे संबंधित है? हर्यक वंश से ही संबंधित है। आगे देखिए, अगला वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। क्या नाम था? शिशुनाग। तो आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक बताइए। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। तो शिशुनाग ने ही अपने नाम से एक वंश चलाया जिसका नाम है शिशुनाग। और इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है कालाशोक। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? कालाशोक। तो कालाशोक किस वंश से संबंधित है? शिशुनाग वंश से संबंधित है, जो मगध में राज करता था। अब ये कालाशोक के समय देखिए, दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन है या जो दूसरा बौद्ध संगीति है वो इन्हीं के समय हुई थी, कालाशोक के समय। इसके बाद जो तीसरा वंश है उसका नाम है नंद वंश। और नंद वंश इस मगध पर राज करने वाला इन 4 में से अंतिम वंश भी था। तो नंद वंश एक बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आप देखेंगे कि आर्मी के एग्जामों में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता, तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, नंद वंश का संस्थापक बताइए। तो आप नंद वंश का संस्थापक बताएंगे महापद्म नंद। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक है। ठीक है। एक आपसे पूछेंगे नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक। तो नंद वंश के अंतिम शासक है घनानंद। कौन है? घनानंद। तो घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक है, जबकि संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। और देखिए, जब मगध का अंतिम शासक, या मैं कहूं नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, इसी के समय महान सिकंदर ने भारत पर हमला किया। महान सिकंदर ने। तो आपसे पूछेंगे बताइए, जब महान सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो उस समय मगध का राजा कौन है? तो आप बताएंगे घनानंद है। और घनानंद किस वंश से संबंधित रखता है? तो आप बताएंगे नंद वंश से। ठीक है। तो देखिए, अब हम कुछ बातें करते हैं महान सिकंदर को लेकर। कई बार क्वेश्चन महान सिकंदर पर भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, महान सिकंदर। तो आइए महान सिकंदर पर हम चर्चा करें। सबसे पहले देखिए, एक हमें यह मालूम होना चाहिए, जब इसने आक्रमण किया है भारत पर तो उस समय मगध में शासक कौन है? हम बताएंगे घनानंद, जो किस वंश से है? नंद वंश से है। दूसरा देखिए, महान सिकंदर कौन था? तो महान सिकंदर एक यूनानी था। कौन था? यूनानी। एक आपसे पूछेंगे महान सिकंदर के गुरु कौन था? तो आप बताएंगे महान सिकंदर का गुरु है अरस्तु। एक आपसे पूछेंगे बताइए महान सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया? तो महान सिकंदर ने भारत पर हमला किया है 326 ईसा पूर्व में। कब किया है मेरे प्यारे बच्चों? 326 ईसा पूर्व में। तो महान सिकंदर जो एक यूनानी था उसने भारत पर हमला किया है 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। और आगे देखिए, एक युद्ध आपसे पूछ लेते हैं, हाइडेस्पिज। कौन सा युद्ध पूछते हैं? हाइडेस का युद्ध। तो देखिए मेरे बच्चों, हाइडेस्पिज का जो युद्ध है ये कब और किसके बीच हुआ? तो आप बताएंगे 326 ईसा पूर्व में महान सिकंदर
और पोरस के बीच में। तो राजा पोरस और महान सिकंदर के बीच में 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। किसका कहते हैं? वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में किस नदी पर लड़ा गया है? तो ये युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया है, जिसे कौन जीता था? महान सिकंदर इसे जीत गया था। और देखिए, इस युद्ध जीतने के बाद जब सिकंदर भारत से वापस जाता, क्योंकि सिकंदर का सपना था पूरे भारत को जीतना, लेकिन सिकंदर अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। और जब सिकंदर वापस जाता है तो वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। तो आपसे यही पूछेंगे, बताइए सिकंदर की मृत्यु कब हुई? आप बताएंगे 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा, बताइए स्थान कौन सा था? तो स्थान था बेबीलोन। तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है सिकंदर की 323 में। हमला किया है 326 ईसा पूर्व में। लेकिन याद रखना, जो सिकंदर जो यूनानी था, यूनानियों से पहले भी भारत पर हमला हुआ था। तो सिकंदर से पहले, क्योंकि सिकंदर यूनानी है और यूनानी से पहले भारत पर हमला किया था ईरानी वंश ने। ईरान में एक वंश था हकामनी वंश, उसमें एक साइरस नाम के एक शासक थे और दारा प्रथम नाम के शासक थे, जिन्होंने भारत पर हमले करने की कोशिश की है। तो साइरस और दारा प्रथम भी एक शासक थे जो ईरानी वंश से संबंधित थे, जिसने भारत पर हमले किए थे। वो यूनानी से पहले आए थे। लेकिन जो ज़्यादा चर्चा होती है वो है महान सिकंदर के बारे में। तो आइए मौर्य साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, मौर्य साम्राज्य जो है ये भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य है। तो भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे मौर्य साम्राज्य, है ना। अब देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य में शासक कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक शासक हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका विस्तार भारत से बाहर भी था। एक हमें पढ़ना है बिंदुसार, एक हमें पढ़ना है अशोक। तो इन तीन शासक के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त करनी है कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जिस शासक के बारे में जाने, उस शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का महान ऐतिहासिक राजा है। बहुत शक्तिशाली शासक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, तो आइए सबसे पहले हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो संस्थापक कौन है? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। दूसरा देखिए, इनके प्रधानमंत्री कौन है? तो इनके प्रधानमंत्री है चाणक्य। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चाणक्य। देखो हुआ क्या है, चाणक्य का अपमान किया था घनानंद ने। घनानंद जो मगध में जो नंद वंश है उसका सबसे अंतिम शासक है। घनानंद के समय ही ये जो महान सिकंदर है उसने भारत पर हमला किया। ये हम अपनी पुरानी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो जो चाणक्य है, चाणक्य का अपमान किया था घनानंद ने। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए इसने एक बच्चे को शिक्षित किया, पढ़ाया, लिखाया, युद्ध की विद्या सिखाई
उस बच्चे का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, क्योंकि इन्हें अपना अपमान का बदला भी लेना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने मिलकर घनानंद की हत्या कर दी। और जब घनानंद की हत्या कर दी तो जो नंद वंश था वो भी खत्म हो गया, और फिर इस मगध में एक साम्राज्य उभर कर आया जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। तो देखिए, आपसे पूछेंगे बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद की हत्या की? आप बताएंगे चाणक्य की सहायता से। अब कुछ क्वेश्चन आपसे चाणक्य पूछेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। एक हमें यह याद करना है, चाणक्य का उपनाम क्या है? तो चाणक्य का उपनाम है कौटिल्य। तो इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वैसे इनके जो बचपन का नाम है, तो इनके बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। तो बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आती है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। चाणक्य को ही कहते हैं भारत का मैकियावेली। क्या बोलते हैं? मैकियावेली। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो चाणक्य पर आपसे पूछते हैं। तो आइए आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए, ये जो महान सिकंदर था जिसने घनानंद के समय भारत पर हमला किया था, इस महान सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सैलूकस निकेटर। क्या नाम था? सैलूकस निकेटर। तो सिकंदर का सपना क्या था? पूरे भारत को जीतना, लेकिन सिकंदर अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। तो सिकंदर के इस सपने को पूरा करने के लिए उसका एक सेनापति आया जिसका नाम था सैलूकस निकेटर। तो ये इसकी भी इच्छा थी कि मैं सिकंदर के सपने को पूरा करूं और भारत को जीतूं। लेकिन जब सैलूकस निकेटर भारत पर हमला करता है तो उस समय भारत का शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जब इसने किया तो घनानंद है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सैलूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है, और जब युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जीत गए और सैलूकस निकेटर हार गए। तो आपसे यही पूछते बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो बताएंगे सैलूकस निकेटर को हराया। और सैलूकस निकेटर कौन थे? तो महान सिकंदर का सेनापति था। तो जब हार गए तो इन दोनों के बीच संधि होती है। क्या होती है? संधि इन दोनों के बीच। तो संधि की कुछ प्रमुख बातें थी। उन प्रमुख बातों पर आपसे एग्जाम में क्या पूछता है? देखिए, एक यूनानी राजदूत है, एक यूनानी राजदूत है जिसका नाम है मैगस्थनीज। क्या नाम है? मैगस्थनीज। एक तो क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है मैगस्थनीज कौन था? तो बताएंगे एक यूनानी राजदूत था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं, बताइए भारत आने वाला प्रथम विदेशी। तो जैसे ऑप्शन मिला मैगस्थनीज, मिला फाहियान, मिला हेनसांग और मिला इबन बतूता। तो आप बताएंगे मैगस्थनीज, क्योंकि फाहियान, हेनसांग, इबन बतूता सब इनके बाद आए हैं। तो भारत आने वाला प्रथम विदेशी यही था। और ये कौन था? यूनानी राजदूत था। तो जो संधि हुई थी ना, उस संधि के तहत इस मैगस्थनीज को किसके दरबार में राजदूत बनाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपसे पूछेंगे बताइए किस भारतीय राजा के दरबार में मैगस्थनीज एक राजदूत थे? तो बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये राजदूत थे। और फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो आपसे पूछेंगे इंडिका किसने लिखी? तो बताएंगे मैगस्थनीज ने ये लिखी है। आगे देखिए, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने किस धर्म को अपनाया? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, है ना। तो जैन धर्म को इन्होंने अपनाया और इन्होंने जो अपने अंतिम दिन है, वो अंतिम दिन श्रवण बेलगोला, ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, यहां पर इन्होंने गुजारे हैं। तो अपने अंतिम दिन इन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गुजारे। यहीं पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया।
जैन धर्म को इसने अपनाया था। ये संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। इसके बाद देखिए एक अगले शासक आते हैं जिनका नाम क्या है, बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद जो अगले शासक है वो बिंदुसार है। अब देखिए बिंदुसार पर आपसे क्या पूछता है। एक तो आपको हमेशा याद करना है कि किसके पुत्र हैं, तो ये पुत्र किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हो गए? पुत्र हो गए। दूसरा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही क्या हैं? उत्तराधिकारी है। तो आपसे क्वेश्चन आए, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, तो आप बताएंगे बिंदुसार। आपसे पूछेंगे बिंदुसार किसके पुत्र थे, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और बिंदुसार के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है अशोक। क्या नाम है? अशोक, जिन्हें हम महान अशोक भी कह देते हैं। अब महान अशोक पर कई क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो महान अशोक है ये गद्दी पर कब बैठा? तो महान अशोक गद्दी पर बैठा है 273 ईसा पूर्व में। तो 273 ईसा पूर्व में ये अशोक गद्दी पर बैठा। और आगे देखिए, तो इसका जो शासन काल है ना 273 से 232 ईसा पूर्व तक है। एक आपसे पूछेंगे बताइए राज्याभिषेक कब हुआ? तो राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। तो 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ, जबकि गद्दी पर बैठे थे 273 ईसा पूर्व में। तो 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ, है ना। अशोक शासक बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के। अवंती मतलब है उज्जैन, ठीक है। तो ये अवंती के राज्यपाल थे, उज्जैन के राज्यपाल थे शासक बनने से पहले। इसके बाद देखिए आपसे पूछेंगे अशोक जो है, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा? तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग कहाँ है? तो वर्तमान ये उड़ीसा राज्य का हिस्सा है, ये वर्तमान में उड़ीसा में आता है। तो कलिंग जो है का जो युद्ध है वो 261 पूर्व में अशोक ने लड़ा। और जो कलिंग का युद्ध है ये अशोक के जिंदगी का अंतिम युद्ध है। कौन सा है? अंतिम युद्ध, क्योंकि अशोक इसके बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो धमकी नीति पर चले गए। हुआ क्या, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक धर्म को अपनाया जिसका नाम है बौद्ध धर्म। क्या नाम है? बौद्ध धर्म। एक व्यक्ति है जिनका नाम है उपगुप्त और एक है मोगली पुत्र तिष। तो इन दो व्यक्ति के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अशोक ने, पूछेंगे कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो धमकी नीति पर चले। एक आपसे पूछेंगे ये जो अशोक है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और पुत्री संघमित्रा। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने इस धर्म को अपनाया। एक आपसे पूछते हैं, देखिए अभिलेख जो है, अभिलेख का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राजा कौन है? तो अशोक है। तो अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधन करने के लिए, मतलब अपनी जो प्रजा होती थी उसको संबोधित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग सबसे पहले जिस शासक ने किया है वो अशोक है भारत में, है ना। और अशोक के कुल शिलालेख कितने हैं? तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, जिनमें से जो 13वां शिलालेख है, 13वां, इस 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के कुल जो 14 शिलालेख है उनमें से 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और अशोक भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी जनता को संबोधन करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया। अशोक अपने अभिलेखों में या अपने अभिलेखों को लिखने के लिए कौन सी लिपियां प्रयोग करता था?
एक करता था ब्राह्मणी, एक करता था अरामाइक, और एक करता था खरोष्टी, और एक करता था यूनानी। जिनमें से ब्राह्मणी और खरोष्टी ये दो प्रमुख लिपि है जिनका प्रयोग अशोक अपने अभिलेखों को लिखने के लिए करता था। और अशोक के जो अभिलेख है इनको पढ़ने का प्रथम प्रयास 1837 में जेम्स प्रीसैम्प ने किया था। तो ये कुछ जानकारियां थी जो अशोक से संबंधित आपसे पेपर में पूछ ली जाती है। तो हमने देखा मौर्य साम्राज्य है, और मौर्य साम्राज्य में 3 जो प्रमुख शासक थे, एक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो ये तीनों मतलब क्रम में है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर बिंदुसार है, फिर अशोक है। जैसे मैं आपसे कहूं बताइए अशोक किसके पोते हैं, तो अशोक पोते आ जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। और जो ये जो मौर्य साम्राज्य है, इस मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक है वो है वृहदत्त। तो वृहदत्त इस वंश के अंतिम शासक है जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करेंगे। और पुष्यमित्र शुंग जब इनकी हत्या करेंगे, तो पुष्यमित्र शुंग जब इनकी हत्या कर देंगे तो इस मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा। और जब मौर्य साम्राज्य का अंत होगा तो पुष्यमित्र शुंग एक वंश को चलाएंगे जिसका नाम है शुंग वंश। तो अगर आपसे पूछते हैं शुंग वंश का संस्थापक बताइए, तो आप बताते हैं पुष्यमित्र शुंग। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स और एसके कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी एमआर की तैयारी कर रहा है उनके लिए एसके बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें आपको 57 पेपर्स आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। बात करें दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो एमआर भर्ती से संबंधित जानकारी है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार 2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये 1 स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो एमआर आई नेट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि एमआर इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो सीबीटी के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप क्यूआर कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो एमआर की जो पहले भर्तियां होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी एसके बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे।
उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहाँ आप कोचिंग कर सकते हैं। वहाँ हॉस्टल सुविधा भी है, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के। आप अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।